नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर चर्चाओं में है। कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर टिप्पणी की। शिवराज ने क्या कहा है और क्या है उसके सियासी मायने, शिवराज के बयान पर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बीच चल रही है कुर्सी की लड़ाई? क्या काका और बाबा के बाद भूपेश बनाम बैज के बीच छिड़ चुकी है जंग? सवाल हम नहीं उठा रहे। इस बार कांग्रेस में अंतर कलह की बात कही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच मतभेद की बात तो कही, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह में कार्यकर्ताओं के पीसने की बात भी कह डाली। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं में अंतर कलह इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल समेत वरिष्ठ विधायकों को कैसे उपेक्षित किया जा रहा है ये सब जानते हैं। भाजपा को किसानों की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा, उस पर क्या मैं टिप्पणी करूं। मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह के बीच में क्या चल रहा है ये पूरे जग जाहिर है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आपस में, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अमर अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अजय चंद्राकर जी की बात करें, इन लोग साथ क्या बर्ताव कर रही है वो सबको पता है। शिवराज सिंह चौहान जी अगर शायद किसानों का धान खरीदने को लेकर छत्तीसगढ़ में बात करते तो शायद किसानों का भला होता, लेकिन उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें कांग्रेस की चिंता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मिशन 2028 के लिए सियासी दांवपेच लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत कर विपक्ष के रूप में धार तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस के भीतर अंतरकलह और गुटबाजी के हथियार से कुंद करने की कोशिश में है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुलाकात की है। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान में मीडिया से कहा कि कवासी लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। फरवरी में हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि कवासी लखमा जी की जमानत हो। जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से बस्तर को मजबूत करेंगे और फिर पूरे प्रदेश को भी। बैज ने आरोप लगाया कि जिस तरह से एक आदिवासी नेता को टारगेट करके जेल भेजा गया और दुर्भावनापूर्वक ये कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, हम पूरे प्रदेश में आवाज उठाएंगे इसके लिए। वहीं 23 फरवरी से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र पर बैज ने अपनी बात रखी। और बहुत मतलब अच्छी चर्चा हुई और इस महीने के मतलब अभी कल से तो 1 फरवरी लग जाएगा। फरवरी महीने के अंदर में हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि हमारे पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी का जमानत हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फरवरी महीने में बेल उनका हो जाएगा, जमानत हो जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर श्योपुर से मिल रही है। लापता युवती के परिजनों का थाने में हंगामा हुआ है। पुलिस के साथ बहसबाजी भी हो गई है। पुलिस ने आदिवासी परिवार को थाने में बैठा लिया। कराहल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो कराहल थाना क्षेत्र का ये मामला है और पुलिस ने आदिवासी परिवार को थाने में बैठा लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर कि युवती के परिजनों ने थाने में हंगामा कर दिया है। युवती लापता है और उसके परिजनों ने बहसबाजी भी की है पुलिस के साथ। पुलिस ने आदिवासी परिवार को थाने में बैठा लिया इसके बाद, और कराहल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो श्योपुर से एक खबर है, लापता युवती के परिजनों का थाने में हंगामा। पुलिस के साथ बहसबाजी हो गई है और पुलिस ने इस आदिवासी परिवार को थाने में बैठा लिया है। इधर रायपुर में 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को श्री सीमेंट लिमिटेड ने स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की भक्ति कथा का सफलतापूर्वक आयोजन कराया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों और साधकों ने भाग लिया। स्वामी गोविंद देव गिरी ने नवदा भक्ति की 9 श्रेणियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण के माध्यम से भगवान की भक्ति के विविध रूपों को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति के कई मार्ग होते हैं और सभी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भगवती शबरी को भगवान श्री राम ने जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया है वह मेरा विषय रहेगा। हमारे यहाँ पर अपनी भारतीय परंपरा में 4 मुख्य मार्ग माने गए हैं: ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। ये चारों भी बहुत सुस्पष्ट मार्ग है, भिन्न भिन्न भी है, आगे जाकर के सब एक होते हैं। लेकिन भक्ति का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। भगवान ने भी समझाया है भगवती शबरी के लिए, प्रहलाद जी ने समझाया है श्रीमद् भागवत में। तो यह अनेक विधा भक्ति, भगवान के प्रेम के अनेक मार्ग और अनेक साधन, इसका विवेचन करने पर व्यक्ति अपने लिए क्या योग्य है उस साधन का चयन कर सकता है और अपना मन भगवान में लगाने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। रायपुर का तेली बांधा तालाब, जो अब तक शहरवासियों के लिए एक सुकून भरी घूमने फिरने की जगह हुआ करता है, जहां लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए जाते हैं, अब वही जगह लोगों के लिए महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि नगर निगम ने तेलीबांधा तालाब क्षेत्र में पार्किंग शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है। यानी अब यहां गाड़ी खड़ी करने के लिए लोगों को पैसे चुकाने होंगे। एक रिपोर्ट। तेलीबांधा तालाब को हमेशा से रायपुर का फ्री फैमिली जोन माना जाता रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और यहाँ सभी बिना खर्च के सैर करने आते थे, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और चौपाटी में खाना खाते हैं। लेकिन अब ये जगह धीरे धीरे नगर निगम के राजस्व कमाई का जरिया बन रही है। नगर निगम ने तेलीबांधा तालाब क्षेत्र में पार्किंग शुल्क लगाने का फैसला लिया। यानी अब यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए लोगों को पैसे चुकाने होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पार्किंग शुल्क लगने के बावजूद वाहन चोरी या फिर नुकसान होने पर कोई जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी। मरीन ड्राइव में अब देना होगा पार्किंग शुल्क। दोपहर 12 बजे के बाद वाहनों से पार्किंग शुल्क। 4 पहिया वाहन 4 घंटे 20 रुपए, 2 पहिया वाहन 12 घंटे 10 रुपए। सुबह से दोपहर 12 बजे तक पार्किंग फ्री। मॉर्निंग वॉक करने वालों को नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क। रायपुर की महापौर मीनल चौबे का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मरीन ड्राइव पहुंचते हैं, लेकिन वाहन सही तरीके से पार्क नहीं किए जाते, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थितियां बनती हैं। यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। तेलीबांधा के सामने जो अव्यवस्थित ट्रैफिक हो रहा है, अव्यवस्थित जो अनाप शनाप इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं और 4-4, 5-5 घंटे रेस्टोरेंट, ठेले या चौपाटी पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए नगर निगम के माध्यम से एक सशुल्क पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था
मैं आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता से, शहर के नागरिकों को स्पष्ट कर दूं कि जो अपना स्वास्थ्य और सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं उनके लिए कोई पार्किंग का शुल्क नहीं रहेगा। मगर जो आम जनता को जो दिक्कत होती है, जो कॉलोनी वासियों को दिक्कत होती है बेतरतीब वाहन के कारण, उनसे हम नॉमिनल शुल्क लेकर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। इधर कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह से गलत ठहराया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, नगर निगम सिर्फ राजस्व वसूली कर रहा है। रायपुर ही नहीं, प्रदेश के दूसरे नगर निगमों के पास भी बजट नहीं है, इसलिए जनता से पैसा वसूला जा रहा है। देखिए, सरकार का इंजन पूरी तरह से फेल हो गया है और नगर निगम, चाहे रायपुर की बात करें चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, नगरीय निकाय क्षेत्रों में कहीं पे भी पैसा नहीं है, या ग्राम पंचायतों में बात करें कहीं पे भी सरकार पास पैसा नहीं है। इसलिए इस तरह की नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कहीं पे भी पार्किंग शुल्क से लेके कहीं कुछ भी मनमाने तरीके से नगर निगम प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो गलत है। इससे आम जनता को लाभ होने की जगह आम जनता की गाड़ी कमाई को इस सरकार लूट रही है। एक तरफ रायपुर नगर निगम द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने का हवाला देकर पार्किंग शुल्क ली जा रही है, लेकिन वाहन की सुरक्षा नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि शहर वासियों को अब 2 पल सुस्ताने का भी शुल्क भरना पड़ेगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। इधर रीवा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में भैरवनाथ लोक मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और ध्वज चढ़ाया। आपको बता दें कि गुढ़ के समीप स्थित ग्राम खामडीह में भगवान भैरवनाथ की विशाल प्राचीन प्रतिमा स्थित है, जो दुर्लभ शयन मुद्रा में है। ये प्रतिमा 10वीं शताब्दी के आसपास स्थापित की गई थी। वर्षों तक ये प्रतिमा खुले आसमान के नीचे थी, लेकिन अब इसे LED योजना के तहत जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर परिसर के विकास में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने थाने का घेराव किया। आजाद चौक थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि इलाके में खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है। पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के बाद आज एक बार फिर से जिला कांग्रेस कमेटी ने थाने का घेराव किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है वो थाने के बाहर पहुंचे हुए थे और यहीं पर बैठ करके धरना प्रदर्शन जो है तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर किया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है और फिर हत्या हुई है और आप लोगों ने थाने का घेराव किया। देखिए, लगातार मर्डर की घटनाएं हो रही है और ये तो अब हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं राजेश मूणत के ऊपर। इस क्षेत्र में उनके घर के पीछे मर्डर हो रहा है, एक शब्द राजेश मूणत बोलते नहीं है। क्षेत्र के विधायक हैं, 15 साल मंत्री रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि शहर के अंदर अमन शांति रहे? आज राजेश मूणत जी पूरे शहर को कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, पूरे शहर के अंदर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जब आदमी अमन चैन से रह नहीं पाएगा तो इन प्रोजेक्ट और इन बड़े बड़े रोडों का और बड़े बड़े बिल्डिंगों का क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है इसलिए कि अपराध रोका जाए, लेकिन उस प्रणाली को, उस योजना को अपराधी चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। जिस प्रकार से खुले तौर पर नशे की बिक्री हो रही है, नशे की स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो मेडिकल स्टोर के माध्यम से, टैबलेट्स के माध्यम से, चाहे शराब कोचियों के माध्यम से शराब बिक रही हो, सब पुलिस थाने में मालूम है, जानकारी है। जब आम जनता को मालूम है, क्यों पुलिस को मालूम नहीं होगा किस प्रकार से? और नशा मूल कारण है, जिस कारण को पुलिस को पकड़ना चाहिए उस कारण को नहीं पकड़ती। कुछ अपराधियों, कुछ लोगों को पकड़ के लाती है, छोटी मोटी धाराएं लगाती है, 1 दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं, लेकिन उनका डर कम नहीं होता। जब तक पुलिस बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, गृह मंत्री फेलियर हैं, गृह मंत्री इस विभाग को चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हत्या, लूट, डकैती को अंजाम दिया जा रहा है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इस प्रकार की स्थितियां बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी हर थानों का घेराव कर रही है। इस प्रकार से लगातार राजधानी में हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अलग अलग थानों का घेराव कर रही है और ये अब कहा गया है कि यदि इस प्रकार से लगातार आपराधिक घटनाएं होती तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री के निवास का भी घेराव करेगी और कमिश्नर के भी निवास का घेराव किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर।
इधर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर 29 दिसंबर से प्रदेश भर के 90,000 रसोइये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इनकी प्रमुख मांग कलेक्टर दर पर मानदेय। बीते 35 दिनों में तबीयत खराब होने की वजह से 2 रसोइयों की मौत भी हो चुकी है। 2 दिन पहले रैली भी निकाली गई थी। शासन द्वारा अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रसोइयों में नाराजगी है। 29 दिसंबर 2025 से प्रदेश भर के 90,000 जो हैं रसोइया संघ वाले यानी मिड डे मील कर्मचारी जो हैं वो राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेके जो है वो मिड डे मील रसोइया संघ जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और सिर्फ यहाँ बैठे ही नहीं हुए हैं, इसके साथ साथ उनका खाना पीना, उनका रसोई भी जो है वो यहीं तूता धरना स्थल पर आ पहुंचा है। हम सबसे पहले तो यहीं के लोगों से बात करेंगे, रसोइयों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि 3 सूत्रीय मांग है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ अब तक एक्शन लिया जा रहा है। सर, 3 सूत्रीय मांगों की बात की जा रही है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं फिलहाल? जी, हम लोगों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज 35 दिन तक बैठे हैं, लेकिन 35 दिन तक में अभी भी किसी प्रकार का ठोस निर्णय सरकार की तरफ नहीं आया है। मैं अभी 3 या 4 दिन से पहले शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव जी का कहना है कि आप लोगों की मानदेय में 25% वृद्धि किया जा रहा है, आप धरना प्रदर्शन को समाप्त करके आप अपने काम पर वापस जाएं, जिससे हमारे रसोइया असंतुष्ट है। 25% मतलब 500 रुपया में, तो 500 रुपया में हम हमारे जो मानदेय में वृद्धि करेंगे तो 500 रुपया लेकर हम क्या करेंगे। जब उतने दिन तक हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं तो 500 रुपया लेने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अभी आप लोगों का कितना है मानदेय एक दिन का? 66 रुपया। 66 रुपये। तो महीने का कितना हो रहा है? 2000। और अभी आप लोग कलेक्टर दर पे चाहते हैं आप लोगों की मांगे हो जाए? हमन अभी अपन जो मांग ले बर आहन कलेक्टर दर, तो कलेक्टर दर मांग मंगत हन, ओकर कारण हमार रैली निकले रहे। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीते 35 दिनों से छत्तीसगढ़ के जो मिड डे मील जो कर्मचारी हैं, जो रसोइया संघ हैं, वो यहाँ तूता धरना स्थल पर बैठे हुए। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीष त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। इधर इंदौर की बात करें तो MIG थाना क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी में 12 साल के बच्चे के मर्डर का एक मामला सामने आया। अली कादरी नाम के बच्चे का शव श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पलंग पेटी से बरामद हुआ। बच्चे के शव पर गंभीर वार के कई निशान हैं। यहाँ एक और गंभीर बात ये आई सामने कि जब फ्लैट की तलाश की जा रही थी तब पलंग पेटी के ऊपर एक महिला सोई हुई थी। पुलिस ने एक युवक सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया, जो पूरे समय जांच में पुलिस को गुमराह कर रहा था। जानकारी के मुताबिक नाबालिग अली कादरी शुक्रवार की शाम से लापता था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आसपास क्षेत्र के CCTV फुटेज के आधार पर बच्चों की आखिरी लोकेशन देखी तो श्रीनगर कॉलोनी के श्रीदेवी अपार्टमेंट पर मिली। जांच के समय एक युवक रेहान पूरे वक्त पुलिस के साथ रहा, जो पुलिस को कई बार गुमराह भी करता रहा। इसी बीच देर रात किसी ने डायल 112 पर जानकारी दी कि क्षेत्र से किसी की बचाव की आवाज आई थी। आवाज की लोकेशन भी श्रीदेवी अपार्टमेंट बताई गई। उसके बाद देर रात पुलिस ने फिर उसी अपार्टमेंट की तलाशी शुरू की, पर कुछ नहीं मिला। शनिवार सुबह इस मल्टी के 5वें फ्लोर पर लापता नाबालिग अली की खून से सनी जैकेट और नीचे बच्चों का स्कूल बैग मिला, तो मल्टी की दोबारा तलाशी में पुलिस के साथ घूम रहा युवक रेहान के घर में ही पलंग पेटी से अली का शव बरामद हुआ। वहीं वॉशिंग मशीन में मृतक अली और आरोपी रेहान के कपड़े पानी में डूबे मिले। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, भी खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगाए हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और उस पर से तत्परता से बच्चा घूमने की एक रिपोर्ट आई थी, इस पर FIR की गई थी। उसके बाद से ही परिवारजन और पुलिस टीम सक्रिय होकर बच्चे को ढूंढ रहे थे। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मल्टी की छत पर बच्चे का जैकेट मिला है, खून के निशान मिले हैं। वहां पर आसपास जब सूचना मिली तो पुलिस टीम ने आसपास काफी सर्चिंग की, काफी वहां पर पतारसी की और उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने इसमें राउंड अप किया है।
बच्चे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी के घर से जो उसका संदूक था उसी के अंदर से बच्चे की लाश को छुपाया गया था। जबलपुर में अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन सख्ती कर रहा है लगातार। बरगी थाना क्षेत्र के माने गांव में निर्धारित मात्रा से अधिक गिट्टी ले जाते 2 हाईवा जब्त हुए। ये कार्रवाई देर रात एसडीएम अभिषेक सिंह के नेतृत्व में की गई। जांच में रॉयल्टी पर्ची से अधिक खनिज पाए जाने पर वाहनों को बरगी पुलिस के सुपुर्द किया गया। वहीं मानेगांव और घाघरा में अवैध स्टॉक पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया। इधर इंदौर के सनावदिया इलाके में बीते कई दिनों से दहशत का सबब बनी एक मादा तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार शुक्रवार देर रात उसे पकड़ा गया। मादा तेंदुए ने 8 बकरियों का शिकार अब तक किया था और जिसके बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया था। वन विभाग की टीम ने इलाके में पिंजरा लगाकर निगरानी की और मादा तेंदुए को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इंदौर चिड़ियाघर भी लाया गया। तेंदुए के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मादा तेंदुए को जंगल में सुरक्षित रूप से वापस छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।